तो आज पेपर 4 का हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस टॉपिक को हम बहुत ही ब्रीफ में करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इंट्रोडक्शन में आपको क्या डालना है कि जो PIL का कॉन्सेप्ट USA में 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया था। जब देखा गया कि मार्केट प्लेस पे जो लीगल सर्विस देने वाली जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर्स को या वैसे तबके के लोगों को जो कि गरीब हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में फेल हो रहे हैं, तो PIL की महसूसता हुई और इसीलिए अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए PIL को डिज़ाइन किया गया था। इस तरीके से बता देना। फिर बताना कि इंडिया में जो PIL का कॉन्सेप्ट आया वो कब आया, अर्ली 1980s में आया और यह जुडिशियल एक्टिविज़म से रिलेटेड है। PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज़म से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे जो जुडिशरी है ना वो मोर एजर्टिव हो जाती है, मोर स्ट्रॉन्ग हो जाती है इन केस ऑफ PIL। और इसके जो PIL के जो पायनियर्स थे इंडिया में, तो उनका नाम आप ऐड करना, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती। और इंडिया में PIL को सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL और क्लास एक्शन लिटिगेशन CAL कहा जाता है। इतना बहुत है इंट्रोडक्शन में। अब PIL का मीनिंग इसमें क्या बता देना कि इसमें बताना कि जो PIL इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो लोकस स्टैंडी में रिलैक्सेशन के द्वारा PIL को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्वेश्चन आएगा कि अब क्वेश्चन आएगा कि लोकस स्टैंडी क्या है। तो लोकस स्टैंडी जो होता है ना, कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार, उसको लोकस स्टैंडी कहा जाता है। तो इसमें जब रिलैक्सेशन होता है, इसमें जब रिलैक्सेशन किया गया था ना, तो उसके द्वारा PIL को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। अब PIL के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना है कि PIL क्या है। कि PIL के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पीपल किसी दूसरे के बिहाफ में जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसके बिहाफ में वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और वो जो जिस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, वो हो सकता है बहुत ही डिसएडवांटेज पोजीशन में हो, इकोनॉमिकली और सोशली, और इग्नोरेंट हो, अनएडुकेटेड हो। तो इस तरीके के व्यक्ति के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोर्ट में जा कर के उसके राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए अप्रोच कर सकता है। तो इस तरीके से बताते हुए फिर उसके बाद एक और है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार PIL के मीनिंग बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट इन विच द पब्लिक और ए क्लास ऑफ द कम्युनिटी हैज़ पेक्यूनरी इंटरेस्ट बाय विच देयर लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज आर अफेक्टेड। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट क्या बता रहा है कि कोई ऐसी कार्यवाही जिसके द्वारा, मतलब ऐसी कार्यवाही जो कोर्ट में चल रही है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट के इन्फोर्समेंट के लिए है, और उस कार्यवाही में किसी कम्युनिटी का आर्थिक हित तो शामिल है, लेकिन उसके द्वारा लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, अफेक्ट हो रही हैं। ये है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट PIL का मीनिंग। फिर उसके बाद पर्पज क्या है PIL का पर्पज, कि विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ की पुष्टि होना, पहला है पर्पज। दूसरा है जस्टिस, वीकर सेक्शन को जस्टिस दिलाना। तीसरा इसका पर्पज है फंडामेंटल राइट्स को रियलाइज कराना। तो ये 3 पर्पज हैं, इंपॉर्टेंट वन। चलिए अब नेक्स्ट है फीचर्स में क्या है, फीचर्स में आप डालना कि PIL क्या है, एक टूल की तरह काम करता है जो कि जस्टिस को लाता है, किसके लिए, पुअर सेक्शन के लिए। फिर दूसरा पॉइंट बताना कि ये एडवर्सरी कैरेक्टर को शो करता है। एडवर्सरी कैरेक्टर मतलब जबकि 2 लिटिगेटिंग पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो और एक क्या कर रहा है, रिलीफ को क्लेम कर रहा है और दूसरा उसको अपोज कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एडवर्सरी कैरेक्टर, तो ये भी PIL के केस में देखने को मिलता है। तो ये हो गया उसका दूसरा फीचर्स। थर्ड वन क्या बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए PIL लाया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। फोर्थ वन क्या है, PIL डिमांड करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स, संवैधानिक एंड कानूनी अधिकार का वायलेशन होता है तो उसको नोटिस किया जाना चाहिए,
रिड्रेस किया जाना चाहिए, मतलब अननोटिस्ड और अनरिड्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पब्लिक इंजरी का रिड्रेसल होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है PIL के केस में कोर्ट जो होती है मोर एजर्टिव हो जाती है, जो कि हमने जुडिशियल एक्टिविज्म देखा था ना, वही बात बोल रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट और लास्ट है फीचर 7th कि PIL में कोई भी इंडिविजुअल राइट्स का जो भी निर्णय है उसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब इंडिविजुअल राइट्स पर इसमें कोई मतलब कोई कंसिड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो स्कोप ऑफ PIL में क्या बताया जा रहा है कि 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने अ सेट ऑफ गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट किया था, किस लिए? PIL को इंटरटेन करने के लिए। बाद में 1993 एंड 2003 में उसमें मॉडिफिकेशन हुए, और उस मॉडिफिकेशन के अनुसार क्या है कि कोई भी लेटर या पिटिशन अगर फॉलोइंग कैटेगरीज में आता है, फॉलोइंग कैटेगरीज हम नीचे देखेंगे, तो उसको PIL की तरह इंटरटेन किया जाएगा। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके तहत कोई भी टेलीग्राम और पिटीशन को PIL कंसिडर किया जाएगा? तो इसमें 10 फीचर्स दिए हुए हैं। पहला है बॉन्डेड लेबर मैटर्स, दूसरा निगलेक्टेड चिल्ड्रन, थर्ड है कि लेबर लॉज का वायलेशन, फोर्थ है जेल से पिटीशन, अगर जेल से पिटीशन डाला गया चाहे वो हैरेसमेंट का हो या फिर प्रीमेच्योर रिलीज का हो, फिर 14 साल जेल में कंप्लीट करने के बाद रिलीज का पिटीशन हो, जेल में अगर डेथ हो गई हो किसी की तो उसके लिए पिटीशन हो, फिर ट्रांसफ़र का पिटीशन हो, पर्सनल बॉन्ड का पिटीशन हो, या स्पीडी ट्रायल का पिटीशन हो। तो इस तरीके से जितने इसके अंदर पॉइंट्स हैं ये सारे PIL की तरह इसको इंटरटेन किए जाएंगे। नेक्स्ट है पिटीशन अगेंस्ट पुलिस, अगर पुलिस आपका केस रजिस्टर नहीं करता है, अगर वो किसी तरीके से हैरेसमेंट करता है, फिर या तो जेल कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है, तो PIL लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है विमेन की एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट, अगर इसमें देखो ब्राइड हैरेसमेंट हो जाएगा, इसमें रेप मर्डर ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी वुमेन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ पिटीशन दायर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, तो अब नेक्स्ट 7th फीचर्स क्या है? ओह एक मिनट, हाँ 7th फीचर्स क्या है? हैरेसमेंट का कोई कंप्लेन किसके खिलाफ? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के खिलाफ कोई हैरेसमेंट का कंप्लेन है तो भी PIL की तरह इंटरटेन किया जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई टेलीग्राम या लेटर जाता है तो भी PIL कंसिडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है राइट विक्टिम्स का जो पिटीशन होगा उसको भी, फिर फैमिली पेंशन। तो इस तरीके से 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं और डालने हैं अपने नोट्स में। अब नेक्स्ट है, अभी तो हमने देखा कि कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसके अंदर PIL इंटरटेन किया जा रहा था। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको PIL की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो देखो मकान मालिक और किराएदार का मैटर, लैंडलॉर्ड और टीनेंट मैटर्स, पेंशन एंड ग्रेच्युटी मैटर्स, किसी मेडिकल या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का मैटर, और अर्ली हियरिंग का मैटर। अर्ली हियरिंग मतलब किसी का कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में या सब ऑर्डिनेट केस में, तो उसकी अर्ली सुनवाई मतलब जल्दी सुनवाई करने के लिए हम पिटीशन डालेंगे, उसको PIL कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है प्रिंसिपल्स, एक मिनट, हाँ अब प्रिंसिपल्स में हम देखेंगे। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोर्ट इकोनॉमिकली वीकर पीपल के वेलफेयर से रिलेटेड जो भी पिटीशन होंगे उसको आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत इंटरटेन कर सकती है, ठीक है। और कोर्ट ऐसे डिसएडवांटेज पीपल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। तो पहला पॉइंट में आप ये डाल दोगे। तो अब इसमें देखो 2 आर्टिकल का जिक्र है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि आर्टिकल 32 क्या है। तो वो सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों को लागू करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है 32। अब 226 क्या है कि हाई कोर्ट्स को
उसके अपने जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब उसका अधिकार क्षेत्र है, उसके अंतर्गत रीट या डायरेक्शन इशू करने का अधिकार देता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार, यहाँ हाई कोर्ट को रीट इशू करने का अधिकार देता है। तो ये दोनों ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल्स। अब हम करेंगे दूसरा में क्या है, चलो दूसरा में क्या है कि जब पब्लिक इम्पोर्टेंस या फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट का मुद्दा हो तो कोर्ट कोई भी लेटर या टेलीग्राम को PIL की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, दो मुद्दे पे, पब्लिक इम्पोर्टेंस का मुद्दा और फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के मुद्दे पे PIL कंसिडर होगा, और उसमें कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोसीजरल लॉ को रिलैक्स कर सकती है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि जब भी कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ इनजस्टिस होता है तो कोर्ट क्या करेगी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को लागू कर देगी। जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ इनजस्टिस होता है तो अब आपको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 भी जानना चाहिए कि आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये हमने थर्ड पॉइंट भी कवर कर लिया। अब प्रिंसिपल्स में हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, एक मिनट, हाँ फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि लोकस स्टैंडी के कॉमन रूल को रिलैक्स किया जाता है ताकि कोर्ट किसी भी डिप्राइव्ड सेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट के वायलेशन के केस को अच्छे से कार्रवाई कर सके। ठीक है, तो इसमें लोकस स्टैंडी के रिलैक्सेशन के बारे में बताया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब वो लोकस स्टैंडी रिलैक्स होगा तो कोर्ट क्या करेगी, अपनी कार्रवाई को अच्छे से निपटाएगी। अब फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा है कि अगर कोर्ट किसी भी, देखो यहाँ पे एक प्राइमा फेसी एक वर्ड आया है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट इंप्रेशन को बता रहा है। मतलब पहली बार किसी को कोई चीज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और उससे सत्य महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे इसको प्राइमा फेसी वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलो, तो इसमें क्या बताता है, एक मिनट, इसमें कोर्ट इसमें कहता है कि यदि कोर्ट किसी डिसएडवांटेज ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के वायलेशन के बारे में सेटिस्फाइड है तो किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट को वह क्वेश्चन रेज करने की अनुमति नहीं देगी। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट में क्या कह रहा है, सिक्स पॉइंट में कह रहा है कि अगर PIL के प्रोसीजरल लॉज में रेस ज्यूडिकेटा का प्रिंसिपल या एनालोगस थेरेटो का प्रिंसिपल लगेगा, यह दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ पिटिशन और दूसरा केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। तो इसमें सिर्फ वही बता रहा है कि PIL अगर लगा है तो वहाँ पे रेस ज्यूडिकेटा अप्लाई होगा कि एनालोगस थेरेटो अप्लाई होगा, या पिटिशन के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर रेस ज्यूडिकेटा के बारे में आप जानना चाहोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि रेस ज्यूडिकेशा में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेस ज्यूडिकेटा ये जो प्रिंसिपल है इसमें ये बता रहा है कि अगर किसी भी मैटर में अगर कोर्ट का फाइनल निर्णय ले लिया गया है, डिसीजन दे दिया गया है, तो फिर ओरिजिनल पार्टी के द्वारा उसको चैलेंज या रीओपन नहीं किया जा सकता है। तो ये है रेस ज्यूडिकेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोर्ट, एक मिनट, सॉरी, हाँ नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि PIL के एक मिनट, 8 नंबर है, सॉरी, हाँ नेक्स्ट है 8 नंबर। इसमें क्या है कि यदि कोई पिटिशनर अपने प्राइवेट इंटरेस्ट और पर्सनल ग्रीवेंसेज के रिड्रेसल के लिए कोर्ट जाता है, प्राइवेट इंटरेस्ट और पर्सनल ग्रीवेंसेज के रिड्रेसल के लिए कोर्ट जाता है, तो कोर्ट उसे न्याय के हित में नेसेसरी मान सकती है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 8।
अब पॉइंट 9 क्या कहता है कि कोर्ट स्पेशल सिचुएशन में कोई बॉडी को अपॉइंट कर सकती है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अच्छे से किया जा सके। ये हो गया हमारा पॉइंट 9। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल्स हो गए। यहाँ पे भी आप देख लेना, 2-3 प्रिंसिपल्स और हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम गाइडलाइंस बता करके हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो गाइडलाइंस में क्या बताया हुआ है कि PIL क्या है, PIL ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को ऑक्यूपाई किया है। PIL एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, तो इसे कभी भी पब्लिसिटी ओरिएंटेड, पॉलिटिक्स ओरिएंटेड और प्राइवेट ओरिएंटेड, पैसा ओरिएंटेड और मिडिल क्लास ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। ये है गाइडलाइंस। उसके बाद इसमें और दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, कि इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि PIL सभी भी गलत चीज़ों के लिए कोई रामबाण नहीं है, ठीक है, ना ही कोई दवाई है। PIL का मतलब यही है कि ये वीक के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ये है PIL का मतलब एक मीनिंग है उसका। तो और इसमें फिर वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं गाइडलाइंस में जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई भी व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन किसी और डिसएडवांटेज पर्सन के बिहाफ में कोर्ट जा कर के उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको इन्फोर्स करा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइडलाइंस। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।